एंड टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें समझेंगे। नाउ वी हैव टू गो फॉर द रेवेन्यू सिस्टम, जिसके लिए भैया हम ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि ये आपके MCQ में जो है वो काफ़ी बार आते हैं। सो मनसबदारी सिस्टम क्या है? सो एम्पायर कितने में डिवाइडेड था? Hi guys, welcome to our YouTube channel Skill Snap Learning and this is your social science teacher Krati Sahu and आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू एंड गवर्नेंस। तो हमारा ये टॉपिक है क्लास 7th में हमने लिया है। ये हमारी 10 मिनट की सीरीज होने वाली है जिसमें सिर्फ गवर्नेंस एंड टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें समझेंगे। इससे पहले मैं वीडियो आगे शुरू करूँ, एक सवाल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO जिसको पता है कि उसके एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जानी है, उसके एम्प्लॉय से जो है उसे कितना काम लेना है, तो आप समझ लीजिए CEO हो गया हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एम्परर, मतलब राजा। ठीक है, नोबल्स हो गए उसके मैनेजर, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें उसके जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो। हमें कुछ ऐसा ही सेटअप समझना है एंड व्हाई इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट देम, क्योंकि ये 400 साल पुराना है। मतलब ये लोग ना अपने टाइम से 400 साल आगे थे। सोचो आज के टाइम पे बोलूँ, जो भी हम डेटा मैनेज करते हैं, आप फ़ोन रख दीजिए, आप वीडियो मत देखो, आप किताब से ही पढ़ो, आप ना लोकल ट्यूशन ही जाओ और टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ मत करो अपनी पढ़ाई के लिए। शायद आप बोलेंगे मैम अब ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली तो कुछ ऐसे काम, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम जो अपने टाइम से इतना आगे थे और बड़ा एफिशिएंटली रन कर रहे थे। एक फैमिली है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई जैसी जगह पे रहती है। उनकी इनकम मंथली मान लेते हैं 10,000 है। ओके, 10,000 मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी वो 4 लोगों की फैमिली को पाल रहे हैं। अब आप बोलेंगे 4 लोगों की फैमिली, देखो हम रोज़ खाना खाते हैं, हमारे घर के जो है लोग वहाँ पे कम्यूट करते होंगे, आने जाने का खर्चा हो गया, ये सब कैसे मैनेज होता है? 10,000 इज़ वे टू लेस, बट इट्स नेवर अबाउट मनी, इट्स अबाउट कौन कितने पैसे में। मान लेते हैं उनकी इनकम 50,000 है, कोई जो है 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, फिर भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। इनके हम मैनेजमेंट की वजह से इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सीरीज ऑफ 10 मिनट वीडियोस, जिसमें हम कवर करेंगे हाउ द मुगल एम्पायर वाज गवर्न्ड एंड टैक्स कलेक्टेड हियर। सो लेट्स गो अहेड फॉर दिस थिंग। तो मुगल एम्पायर स्ट्रक्चर इन की रूलर्स देख लेते हैं। एक ऐड आता था, मुझे नहीं है याद कि आप लोगों ने वो देखा होगा या नहीं, तो वो जॉनसन बेबी का ऐड था। और जॉनसन बेबी का आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें था कि बाबर का बेटा हुमायूं एंड हुमायूं का अकबर। तो दैट लेडी इज जस्ट शार दे रही है छोटे से बेबी को, जो कि बैरली 6 to 7 मंथ्स का है, एंड वो इसका ऐड है। नाउ मुझे जो बाबर आया, फिर अकबर आया एंड ऑल, वो इस ऐड से ही 3 इन्होंने जनरेशन मेंशन की थी, 3 एम्परर मेंशन किए थे, तो वो मुझे याद हो गए थे। उसके बाद जो है मुझे रट्टा मारना पड़ा था, जैसे कि बाबर का बेटा हुमायूं एंड हुमायूं का अकबर। सर्च करना, मुझे अभी नॉस्टैल्जिया हो गया एकदम से याद करके। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो स्ट्रक्चर ऐसा था, सबसे बड़ा हो गया बादशाह, एम्परर। ठीक है, ये सुप्रीम रूलर है, सारी की सारी पावर जो है वो इसके हाथ में आती है। फिर हो गया वजीर, जो कि है आपका प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का। कभी चेस खेला है? चेस मैंने बहुत खेला है अपने बचपन में, और वजीर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका प्लेयर होता है आफ्टर किंग और क्वीन। ठीक है, तो ये डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता है। फिर आता है तीसरा मनसबदार। ये सिर्फ कीवर्ड्स है, अगर आपको कीवर्ड्स याद हो गए आप समझ लेंगे आसानी से। मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स, तो इनमें रैंकिंग सिस्टम था, मतलब हायर मनसबदार कौन है, मनसबदार का जो सेकेंडरी रोल है वो कौन करेगा, वैसा। तो इसमें इस कैटेगरी में रैंकिंग थी। फिर है सूबास, आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं स्टेट्स, और प्रोविंसेस उस वक्त जो है सूबा बोला करते थे। ठीक है, एम्पायर जो है वो 12 प्रोविंस में डिवाइड था, 12 सूबे थे इनके। सरकार एंड परगना विच इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल यूनिट्स वी कैन से। अब देखते हैं, ये है आपकी की रूलर टाइमलाइन, जो आपको बाय हार्ट आनी ही चाहिए। 7 में चल जाओ, 8 में चल जाओ, 9 में चल जाओ, आनी चाहिए। अभी भी मुझसे कोई पूछेगा, मेरे को पता होना चाहिए बिना देखे। ठीक है, तो सबसे पहले आया था बाबर। बाबर ने ही ये एम्पायर जो है फाउंड किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन हु लेड द फाउंडेशन फॉर मुगल एम्पायर।
तो इसने पानीपत का युद्ध जीता था एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 30, अगर देखोगे ओनली 5 ईयर्स। ओके, सेकेंड देखते हैं हुमायूं, हु लॉस्ट एंड रिगेन्ड एम्पायर, वीक एडमिनिस्ट्रेशन था इसका, 1530 से लेके 1556 तक ये रहा। अकबर ये ग्रेटेस्ट एडमिन था, मतलब जब भी हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, पहला तो बाबर के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसने फाउंडेशन ले की थी। सेकंड जो रूलर हाईलाइट और आप बोल सकते हैं सारी की सारी लाइमलाइट ले जाता है वो अकबर, क्योंकि अकबर ने अपने टाइम पे बहुत ऐसे काम किए थे जो इनमें से किसी ने नहीं किया था। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट एडमिन था, इसने मनसबदारी एंड लैंड टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। फिर जहांगीर, ये इसने जस्टिस चेन बनाई थी, नूरजहां के पास जो है वो असल पावर थी। जहांगीर के बाद जो है आते हैं शाहजहां, इन्होंने ताजमहल बनाया था, हैवी टैक्सेशन लगाए थे बिल्डिंग्स वगैरह पे, बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। औरंगज़ेब, इन्होंने जो है वो एक्सपेंड किया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्ट्रिक्ट रूल था और एम्पायर जो है इनके टाइम पे डिक्लाइन होता गया। एक बात याद रखने की ज़रूरत है, औरंगज़ेब के बाद भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो रूलर्स आए, बट हम उनको इसलिए मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहे। तो ये ऑल ओवर तो ख़त्म हुआ था आपका 1857 में, लास्ट रूलर बहादुर शाह जफ़र था, लेकिन उससे पहले भी बाकी थे। सिग्निफिकेंटली आपको इनकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। अकबर देखो मैंने यहाँ पे अलग बॉक्स में इसलिए लिखा भी है, फोकस मेन हमारी यही है, 1556 से लेके 1605 तक जो है इन्होंने रूल किया। फिर बाकी सबकी टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, एक बार आप उसको ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कीवर्ड्स क्लियर हो गए, रूलर्स की टाइमलाइन क्लियर हो गई। अब आता है अपना नेक्स्ट, विच इज़ नाउ वी हैव टू गो फॉर द रेवेन्यू सिस्टम, जिसके लिए भैया हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं, मुगल रूलर्स जो है टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे। आप एक चिप्स का पैकेट भी लेते हो ना, उसका भी हम टैक्स देते हैं। आप जिस रोड पे चलते हो हम उसका भी टैक्स देते हैं। मैं ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो हमारे सर ने, हमारे डायरेक्टर ने जब ये डिजिटल बोर्ड वगैरह लिया होगा, सारा सेटअप किया होगा, इसका भी टैक्स दिया है हमने। सो वी ऑल पे टैक्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सरकार उसी टैक्स के पैसों से हमारे लिए जो बाकी स्कीम्स लेके आती है, देश के लिए अलग अलग चीज़ें करती है। तो टैक्स तो ज़रूरी है, इतना तो आप समझ गए हैं। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल। अच्छा, अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसके हिंदू, मतलब ये मुस्लिम रूलर्स थे मोस्टली, ने जो है वो इस्लाम प्रीच किया। अकबर वॉज द वन, वो टॉलरेंट था टूवर्ड्स रिलीजन एंड बाकी रिलीजन के लोगों को भी मौका दिया। तो इसकी, क्योंकि इसने जो है माना जाता है ऐसा, इसका पुख्ता कोई और सॉलिड प्रूफ नहीं है और इतना हम बोल सकते हैं क्लैरिटी के साथ मेंशन नहीं है। ही मैरीड टू वन ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन इसने अपने कोर्ट में बहुत सारे हिंदू राजाओं को भी जगह दी थी जो इसके इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते थे। वन ऑफ देम वाज फाइनेंस मिनिस्टर। टोडरमल बहुत फेमस हैं ये ब्रिलियंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने बनाया जिसको हमने नाम दिया जब्त। जब्त का दूसरा नाम था आइन है दसल, ठीक है। तो ये 1580 के अराउंड आया था। इसमें क्या होता था, पहला स्टेप था, अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर एक किसान है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उससे कितना टैक्स लेना है, ठीक है। अगर जैसे किसी की इनकम 10,000 पर मंथ है, हम उससे उतना ही तो ले पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकता है। और मंदिर में आप कितना दान देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से ही दान देते हैं ना। अगर मेरी 10,000 की इनकम है तो भैया मैं 100-200 रुपये दे सकती हूँ। आई कॉन्ट डोनेट 5,000 10,000, दैट्स माई इंटायर इनकम, राइट। सो इसमें क्या था, एक सिस्टम था। पहले हम लैंड का सर्वे करते थे, तो वो हर एक फार्म लैंड को मेजर करेंगे कि वो कितनी है, ठीक है। फिर इसको कैटेगराइज करेंगे, पुलाच, परौती, चाचर, बंजर, ये इन्होंने कैटेगरी बनाई थी। पुलाच का मतलब था लैंड फार्म्ड एवरी ईयर, दैट वाज कंसीडर्ड द बेस्ट वन। हर साल जितनी लैंड में फार्मिंग होती है वो। फिर मेजर कैसे करेंगे, क्रॉप, एवरेज क्रॉप यील्ड, मतलब 10 साल में अभी तक कितनी क्रॉप्स ग्रो हुई उसका पूरा डेटा, उसका एवरेज निकाला हमने। फिर डिफरेंट रेट्स अलग अलग क्रॉप के, अब भाई गेहूं कितने में बिक रहा है, बार्ली कितने में बिक रहा है, कोई और क्रॉप कितने में बिक रही है, राइस कितने में बिक रहा है, एवरीथिंग। वीट, कॉटन, शुगर केन, इन सबको अलग अलग तरीके से टैक्स किया जाता था, क्योंकि जैसे कि सोने की वैल्यू, चांदी की वैल्यू, डायमंड की वैल्यू सबकी अलग अलग है ना, और सब पे अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। सेम वे जो है आपकी क्रॉप्स पे भी था। तीसरा स्टेप होता था, अब हम फिक्स करेंगे शेयर और हम फिक्स करेंगे टैक्स। तो 1/3 शेयर, 1/3 जो है वो टोटल प्रोड्यूस का कंसीडर किया जाता था टैक्स, ठीक है। मतलब अगर ये
4 हिस्से हैं तो उसमें से जो है वो एक जाएगा, ठीक है। 3 हिस्से में से एक हिस्सा देना, दैट वाज कंसीडर्ड 1। इसको बोलते थे स्टेट शेयर, मतलब ये राज्य का शेयर है, राजा का शेयर है। इसको कैश में दिया जाता था, नॉट ग्रेन अ ह्यूज शिफ्ट। मतलब मैंने अगर गेहूं की फसल लगाई तो गेहूं की फसल में से जो है वो मैं गेहूं नहीं दूंगी, मैं कैश दूंगी, उसका जो प्राइस होगा 1/3 का वो। फिर लास्ट है अमिल कलेक्ट्स इट। अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा भाई, राजा थोड़ी आएगा कलेक्ट करने के लिए, ऑफिसर लगा के रखे होंगे, उसके लोग होंगे जो करेंगे। और जो ऑफिसर करता था लोकल टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, उसको बोलते थे अमिल, ठीक है। कनुंगो भी होता था, ही वॉज द वन जो लैंड रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। एंड रिकॉर्ड वो सारे के सारे एम्परर की ट्रेजरी में भेजे जाते थे कि इस बंदे से हमने इतना ले लिया। आज तो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, आपने किसी को मेल कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया, प्रूफ है। तब तो हर एक चीज़ जो है वो नोट होती थी आपकी, ठीक है। तो कीवर्ड्स है जो आपने याद रखने हैं, सिंपल है। सो जस्ट रिमेंबर 4 लैंड टाइप्स विच इज पोलाच, परौती, चाचर, बंजर एंड अमिल एंड कनुंगो रोल्स, क्योंकि ये आपके MCQ में जो है वो काफ़ी बार आते हैं। So we have to go for the next one. Okay, this is the last that we have to do. So मनसबदारी सिस्टम क्या है? मनसब एक रैंक है, पोजीशन है जो एम्परर ने किसी एक ऑफिसर को दी है। जत रैंक क्या है? दिस इज पर्सनल रैंक और डिटरमाइंड बाय सैलरी और स्टेटस। किसको कितनी सैलरी मिल रही है उस हिसाब से उसको जत दिया जाएगा, उस हिसाब से उसको रैंक दी जाएगी। सवर रैंक क्या होती थी? सवर रैंक होती थी किसके पास कितने कितने घोड़े हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ हॉर्सेस माउंटेड सोल्जर्स टू मेंटेन, सोल्जर्स के पास कितने घोड़े होने चाहिए टू मेंटेन द एंटायर आर्मी। जागिर कौन? जागिर रैंक होती थी आपकी टू द वन जिसको सैलरी नहीं देंगे हम ऐसे लोगों को हम ज़मीन देंगे, तो उनको जागीर बोला करते थे। ज़मीन इसलिए क्योंकि फिर वो राजा की बिहाफ में रेवेन्यू कलेक्शन का लेखा जोखा रखेंगे। जागीरदार देखते हैं, पर्सन हु हेल्ड अ जागीर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मी प्लस टैक्स। जिसके पास जागीर होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा आर्मी के लिए एंड टैक्स कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मनसबदार को वर पेड विया जागीर। जो मनसबदार थे, मनसबदार कौन है? अ रैंक और पोजिशन गिवन बाय, लाइक मैं अकबर के टाइम अकबर के कोर्ट में मनसब हूँ, ठीक है, या अकबर के किंगडम में मनसब हूँ। इनको पे किया जाता है जागीर के थ्रू। जागीर कौन? जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आर्मी को मैनेज करने के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए। सो मनसब who is also get managed by this thing कि वो आर्मी एंड टैक्स को मैनेज करेगा वो। They collected land revenue from their जागीर directly connecting मनसबदारी to a revenue system. So मनसब who is connected to जागीरदारी सिस्टम। इसको हम और डिटेल में देख लेंगे। सो एम्पायर कितने में डिवाइडेड था? 12 में, याद रखना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। रेवेन्यू सिस्टम का नाम क्या था? जब्त और आईने दसला, ठीक है। टैक्स अमाउंट कितना था? 1/3 ऑफ वट एवर द प्रोड्यूस इज। पेमेंट मोड क्या था? कैश था, ग्रेन नहीं था, मतलब कोई फसल नहीं देते थे इससे पहले, क्योंकि ऐसा होता था कि फसल दे देते थे, फिर कैश हो गया। एंड टैक्स कलेक्शन कौन करता था? टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे? आमिल। रिकॉर्ड कीपर कौन था? कनुंगो। एंड सैलरी जो है वो जागीर के थ्रू, लैंड ग्रांट के थ्रू दी जाती थी इन सब ऑफिसर्स को। मतलब मंथ हो गया, अब तुमको एक ज़मीन दे देंगे, ज़मीन दे देंगे तो उससे उसका क्या फ़ायदा? वो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, और टैक्स कलेक्ट का हिस्सा जो है फिर वो राजा को देगा और कुछ अपने पास रखेगा। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में मुझे प्लीज़ छोटा से समझा दो, मुझे ज़्यादा डिटेल लेक्चर नहीं देखने हैं मैम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज़ दैट, मैं उसको उसी तरीके से जो है वो समझाऊंगी एंड हम 10 मिनट्स की हमारी सीरीज़ में कर लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो हमारा लंबा हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमें कॉन्सेप्ट अच्छे समझने हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्किल स्नैप लर्निंग फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। बाय बाय फॉर नाउ।